हाँ जी, चलिए नोट्स वगैरह सब बंद कर दीजिए, आज कोई ज़रूरत नहीं है। के बंद करो, फिर मैं पढ़ाता हूँ तो आपकी नज़र वहीं रहती है, इसलिए पल्ले नहीं पड़ता है। सब बंद कर दो, बड़े आराम से बैठो। कृष्ण कुमार, कॉपी बंद करो, बंद करो, बंद करो, जल्दी बंद करो। हाँ, मैं बताऊँगा ना, फिर मैं तो ऐसे पढ़ा दूँगा कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? घर्षण। वैसे घर्षण का मतलब होता है रगड़ना, है ना, घिसना। तो घिसता कब है? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलती है। जब ऐसा ऐसा करते हैं तो बोल रहे हैं क्या रहे हैं? घिस रहा है। और हाथ भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। ठीक है, तो परिभाषा करते हैं यार, घर्षण क्या होता है कि जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु चलती है या चलने का प्रयास करती है। दो चीज़ें, या तो चलती होगी या चलने का क्या करती है? प्रयास करती है। तो उनके संपर्क सतहों के बीच, संपर्क सतह का मतलब ये है कि जो आपस में टच हैं। जैसे एक सतह ऊपर भी है और एक सतह कहाँ है? नीचे। लेकिन ये नीचे वाली ये एक दूसरे के संपर्क में आ गई, ये संपर्क में है क्या? नहीं है। तो इस वाली सतह को मैं क्या बोलूँगा? संपर्क सतह। के बीच क्या लगता है? गति के विपरीत दिशा में बल लगाता है। मतलब यदि आप इस हाथ को ऊपर की ओर ऐसे सरका रहे हो तो जो घर्षण बल लगेगा वो कहाँ की ओर लगेगा? पीछे की ओर लगेगा। तो कैसा लगता है? गति के विपरीत। तो उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। तो सीधा सीधा देख लो, परिभाषा फिर से कर लेते हैं कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल। याद करो, जल्दी से सुनाना है आप लोग को। क्या? यदि एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु चलती है या चलने का प्रयास करती है तो दो संपर्क सतहों के बीच हाँ, विपरीत दिशा में लगने वाले बल को या विरोधी बल को ही, विरोधी बल जोड़ो, ये विपरीत तो जुड़ा है तो विरोधी नहीं बोलेंगे। विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? घर्षण बल। तो परिभाषा याद हो गई घर्षण बल की। अभी 2-3 बार यही आएगा तो और याद हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जानना चाहते हैं घर्षण का कारण क्या होता है यार, क्यों घर्षण लगता है, क्या वजह है। तो ये जो संपर्क सतहें हैं, तो संपर्क सतहों के बीच गड्ढे और उभार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गड्ढे और उभार, जो आपस में फंस जाते हैं, जिसके कारण क्या लगता है? घर्षण लगता है। ठीक है, तो हर चिकनी वस्तु को आप जो देखते हो ना, मैं बोलूँ यार मेरे गाल में गड्ढे और उभार बताओ, है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं। अब इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको कैसा दिखने लगेगा? माइक्रोस्कोप से देखने में ये ऐसे ऐसे दिखने लगेगा, ऐसे ऐसे। जो सतह होती है, संपर्क सतह ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, तो ये जो ऊपर है ये हुआ उभार और जो नीचे है वो क्या कहलाया? गड्ढा। ठीक, अब मान लो एक हाथ को मैं दूसरे हाथ से रगड़ रहा हूं तो हाथ में गड्ढे भी होंगे और उभार भी होंगे। भले हमको न दिख रहे होंगे, लेकिन यदि हम उसको अच्छे से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, थोड़ा बड़ा करके जूम करके देखेंगे तो आपको इस तरह से संरचना ऊबड़ खाबड़ दिखेगा, है ना। अब मान लो दूसरा हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर मैं दूसरा हाथ ऐसे ऐसे रखता हूं तो अब क्या हो गया? गड्ढे या उभार आपस में क्या हो गए? फंस गए। एक वस्तु, एक हाथ ये था मान लो, एक वस्तु ये हो गई और दूसरी जो वस्तु थी ये हो गई। अब जब ये चलती है तो इसके संपर्क सतह में गड्ढे और उभार होते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? घर्षण होता है। यदि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये मोबाइल ही है, यदि मैं इसको चला रहा हूँ तो फिसल के गिर जाना चाहिए, यहाँ से सरक जाना चाहिए, पर क्यों नहीं फिसलता है? घर्षण के कारण। घर्षण क्यों हो रहा है कि ये भले चिकना है, इसमें गड्ढे उभार होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, पर अभी दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। ये कब दिखते हैं? जब हम सूक्ष्मदर्शी वगैरह से देखते हैं, ठीक, तब ये गड्ढे उभार
दिखेंगे। कहीं कहीं जैसे मान लो रोड में चलते हो, साइकिल चलाते हो, तो ऊबड़ खाबड़ रहता है, वो हमारी आंख में दिखाई देता है क्योंकि बड़ा बड़ा रहता है। इसमें कैसा है, ऊबड़ खाबड़, छोटा छोटा है। ये आपस में जब हम ऐसे इसको रगड़ते हैं तो आपस में क्या हो जा रहा है, ये फंस जा रहा है। यदि घर्षण ना होगा तो ये फिसल के क्या हो जाता, गिर जाता। ठीक, तो कारण क्या होता है यार घर्षण का? संपर्क सतहों में क्या बोलोगे? संपर्क सतहों में गड्ढे और उभार पाए जाते हैं जो आपस में फंस जाते हैं, जिसके कारण घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ इस चित्र से दो चीज़ें आप बता सकते हो कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर क्या होती है, चलती है या चलने का प्रयास करती है, तो संपर्क सतहों के बीच, ये कौन सी सतह हो गई, संपर्क सतह। संपर्क सतहों के बीच किस दिशा में, विपरीत दिशा में। यदि मैं इसको आगे सरका रहा हूं तो जो विपरीत दिशा में बल लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, घर्षण बल। अब कारण क्या है, इसी को फिर से पढ़ देना है। संपर्क सतहों में गड्ढे और उभार पाए जाते हैं जो आपस में फंस जाते हैं, जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। तो दोनों चीज़ों को आपको फिर से बोलना है। घर्षण की परिभाषा बोलो फिर से, इसका नाम लो। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चलती है या चलने का प्रयास करती है। हाँ, तो संपर्क सतहों के बीच विपरीत दिशा में लगने वाले बल को, और यदि विपरीत नहीं बोलना चाहे तो विरोधी बल को, गति के विरोधी बल को क्या कहा जाता है, घर्षण बल। अब कारण क्या है, फिर से इसका नाम, संपर्क सतहों में गड्ढे उभार पाए जाते हैं जो आपस में फंस जाते हैं, जिससे घर्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो घर्षण के प्रकार हैं उनको देख लेते हैं यार। घर्षण के प्रकार, तो यहाँ घर्षण के दो प्रकार हैं। एक होता है स्थैतिक घर्षण, ठीक, और दूसरा होता है गतिक घर्षण। और जो आप घर्षण की परिभाषा लिखे हो ना, अभी बोल रहे थे, उसमें दो शब्द बोले थे। जब चलती है या चलने का प्रयास करती है, तो जब चलती है तो ये कहला जाएगा, और जब चलने का प्रयास करती है तो क्या कहलाएगा, स्थैतिक घर्षण। तो फिर से स्थैतिक घर्षण की परिभाषा बोलना है, पूरी उसी परिभाषा बोलना है, वही बोलो फिर। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चलने का प्रयास करती है, बस एक ही शब्द बोलना है, चलने का प्रयास करती है, तो संपर्क सतहों के बीच विपरीत गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं, है ना। अब यहाँ गतिक की परिभाषा बनाना है, गतिक घर्षण तो क्या हो गया, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चलती है तो संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को गतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, अब गतिक घर्षण में भी दो प्रकार हैं। एक होता है सर्पी घर्षण और एक होता है लोटनिक, या इसी को हम बोलते हैं बेलन घर्षण। ठीक है, अब सर्पी का मतलब क्या है, सरकती, है ना, और लोटनी का मतलब क्या है, लुढ़कती। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, चलने का प्रयास। इसका मतलब क्या है, चलती है। बस सबकी परिभाषा एक जैसे है, घर्षण से लेकर के सबकी परिभाषा एक जैसे है, शब्द भर बदलना है, अपने आप परिभाषा बन जाएगी। इसमें क्या लिख दोगे, चलने का प्रयास, और साथ में क्या हो गई, चलती, तो ये घर्षण की परिभाषा बन जाएगी। तो चलो सारी परिभाषाएं इकट्ठा मिला देते हैं, अब सबको एक एक शब्द बदलेंगे, सबकी परिभाषा बन जाएगी। हाँ, तो चलो पहला वाला बोलो। एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चलती है या चलने का प्रयास करती है, तो संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। फिर स्थैतिक, हाँ चलो घर्षण का कारण भी बता दो।
हाँ, संपर्क सतहों में उभार और गड्ढे पाए जाते हैं जो आपस में फंस जाते हैं, जिससे घर्षण उत्पन्न होता है। फिर इसके प्रकार में स्थैतिक घर्षण, ठीक है। बाकी वही सारा चीज रहेगा कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलने का प्रयास करती है तो संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। माने स्थैतिक घर्षण। इसी के अंतर्गत, स्थैतिक के अंतर्गत ही एक आता है सीमांत घर्षण, है ना। हाँ, सभी इकट्ठा, सबकी परिभाषा एक है जैसे। तो जो स्थैतिक घर्षण है उसका अधिकतम मान क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण। अब कैसा होता है, कभी देखे होगे, कभी ऐसा हुआ है कि यार आपके गांव में ट्रैक्टर रहा हो या मान लो कार वार रही हो, स्टार्ट नहीं होती है तो पीछे से हम क्या करते हैं? धक्का मारते हैं। तो 2 लोग 3 लोग पीछे लगते हो, अब शुरू में ऐसा ऐसा करते हो, हिलाते हो, ठीक है। और जब लास्ट में जैसे चलने को तैयार होती है तो थोड़ा ज़्यादा बल लगता है, और जहाँ चलने लगती है तो फिर क्या हो जाता है? थोड़ा सा सरल हो जाता है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो पहले आपको फर्स्ट गियर दिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट गियर जब गाड़ी चलती है तो ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, और जब चलने लगती है तो ताकत की ज़रूरत क्या होती है? कम पड़ती है। जब आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल में जब शुरुआत में पैडल, जब साइकिल खड़ी रहो और पैडल मारने की कोशिश करते हो तो कैसा लगेगा? खूब ताकत लगेगी, ज़्यादा ताकत लगेगी। और जब आप चढ़ के चलना चालू कर दिए तब कम ताकत लगेगी। तो सीमांत घर्षण क्या है? स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है। जैसे हम सोचें कि इस दीवार को गिराना है, ठीक, तो मेरे से तो अकेले गिरेगी नहीं, 200-400-500 लोग आए, खूब ऐसे हम धक्का देंगे, तो जब लास्ट में ऐसी कंडीशन आएगी कि एकदम से धक्का लग जाएगा तो फिर ये हाँ गिरना चालू हो जाए। तो लास्ट में जो बल लगता है, अंतिम बल होता है जैसे चलने के तुरंत पहले, उसको हम क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण। तो ये सीमांत घर्षण में वस्तु स्थिर ही रहती है, बस चलने को क्या होती है? तैयार होती है ना। यहाँ पर क्या हो जाए? ये चलने को तैयार हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं, ठीक। अब मैं देखना इस टेबल को ऐसे खींच रहा हूँ, अब ये नहीं खींच रही है, ठीक। तो पहले मान लो ऐसा समझा, पहले शुरू में 10 न्यूटन का बल लगाया। कितने का लगाया? 10 न्यूटन का। कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं इसमें थोड़ा सा और बढ़ाया, 20 न्यूटन का लगाया, कुछ नहीं ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। और जैसे मैं 21 न्यूटन का लगाया वैसे ये थोड़ा सा इधर सरकना चालू कर दी। तो जैसे चलना चालू कर देती है उसके पहले का जो बल होता है वो क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण कहलाता है। उस समय जो घर्षण लगेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर सबकी परिभाषा कर लेते हैं। तो इसमें कितने प्रकार होते हैं ओरिजिनल में? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण में क्या रहेगा बताओ फिर से परिभाषा? संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ सीमांत घर्षण की 2 परिभाषाएं हैं। एक सीधा बोल सकते हो छोटा सा कि स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या? स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब दूसरा ऐसे भी कर सकते हो, अब इससे परिभाषा बना सकते हो। फिर से बोलो तो, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलने को तैयार होती है ना, तो उनके संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को सीमांत घर्षण कहते हैं, ठीक। छोटे छोटे शब्द याद रखना, बाकी पूरी परिभाषा वही हो जाएगी। अब गतिक घर्षण में तो वही हो जाएगा, मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूँ, क्या उस जगह पर क्या लिख दोगे? चलती है। अब सर्पी घर्षण का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो 2 कंडीशन हो सकती है, एक कॉपी आने दो, ठीक है। हाँ, ये दिख रहा होगा आपको, ये है ना। यदि मैं इसको छोड़ दूं तो ये इस पर क्या हो गया? फिसल के गया। इस पर क्या गया? फिसल के या सरक के गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं?
सर्पी घर्षण। तो पूरी लाइन वही होगी, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर सरकती है या फिसलती है तो फिर से वही संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को क्या कहा जाता है? सर्पी घर्षण। अब यहाँ पर मैं दूसरा कंडीशन ले रहा हूँ। अब ये जब जाएगी तो ये कैसे जा रही है? लुढ़क के जा रही है। ऐसा समझो ये गोल गोल ऐसे 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 करके घूमते हुए जा रही, ऐसे ऐसे। पिछली बार क्या था? ये सीधे ऐसे गई, घूम नहीं रही थी, सरक रही थी। उसको हम क्या बोलेंगे? सर्पी। जैसे पार्क में जाते हो, झूला वाली वो पट्टी नहीं रहती तो बैठ गया, फिसल के चले गए, वो कैसा घर्षण हो गया? सर्पी घर्षण। अब सोचे नहीं मुझे कुल्हाटी मारना है, वहीं से लुढ़कते हुए आ रहे हो, तब आपका वो क्या कहला जाएगा? लोटनिक घर्षण। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ठीक। तो ये सभी तरह के घर्षण क्लियर हो गए। अब इसमें ये पूछा जाए कि जितने भी घर्षण हैं, गतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण, इसमें सबसे बड़ा मान किसका होता है? किसका होता है? सीमांत घर्षण का। तो जो हम लोग चित्र बनाए थे ना, ऐसा आपको ध्यान होगा, ग्राफ भर बनाए थे, ये हम बनाए थे ये, और फिर इसके बाद ये हो गया। ठीक, इसके पहले तक जितना ये वाला भाग है, ये पूरा का पूरा कौन सा घर्षण है? स्थैतिक। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं, लेकिन वस्तु चल नहीं रही है, भारी वस्तु है मान के चलो। ठीक है, किसी चीज को मैं खिसका रहा हूँ, खिसक नहीं रही है, बल का मान धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा समझ लो, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पर मान लो 10 न्यूटन है, यहाँ पर 20 न्यूटन है, यहाँ पर 30 न्यूटन है, और यहाँ पर कितना हो गया? 50 न्यूटन। तो ये जो मैं 0 से लेकर के जो 50 न्यूटन तक लगाया, ये सब कैसा था? स्थैतिक घर्षण था। ठीक है, जैसे मैं भी बोल रहा था कि एक कार को धक्का दे रहे तो शुरू में ज़्यादा ताकत लगती है। एक आदमी धक्का दे रहा था, नहीं आया तो 10 न्यूटन है, दूसरा वाला आया 20 न्यूटन हो गया, तीसरा वाला आया 30 न्यूटन हो गया। अब तीनों चारों मिलकर के अब धक्का दे रहे, जैसे 50 न्यूटन आया वैसे वो चलना चालू कर दी। फिर क्या हो जाता है? ज़्यादा बल लगता है? नहीं, थोड़ा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर यह क्या हो गया? थोड़ा सा डाउन हो गया। नीचे इसलिए बनाया हूँ कि अब बल का मान कितना हो गया? 40। अब 40 न्यूटन में वो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे चलता जाएगा। ये किस में बदल गया? गतिक घर्षण में। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये कहलाया सीमांत घर्षण। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में या खाली स्थान में कि निम्न में से किस घर्षण का मान अधिकतम होता है? वहाँ पर लिख दिया गतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण और क्या? सीमांत घर्षण। तो किसका मान अधिक होगा? सीमांत घर्षण का मान। और ग्राफ समझ में आ गया? सीमांत घर्षण का मान कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि घर्षण से लाभ क्या है और हानि क्या है। ये सारी चीज़ समझ में आ गई यार, लेकिन इसका अंतर भी समझ लेते हैं। पहले सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर समझते हैं, इसके बाद फिर आगे देखें। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ जाऊँ, ये सारा कुछ क्लियर हो गया।